हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल पीईएस क्लासेस एंड दिस इज़ वरुण महाजन। तो चलिए देख लेते हैं हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ठीक है, तो उसका पहला पार्ट आ चुका है, ये हमारा इसका सेकंड पार्ट रहेगा। तो सेकंड पार्ट में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो वो डिस्कस करेंगे और आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, आपको एक आधा क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक से देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बाकी पीडीएफ वगैरह जो भी हमारी रहेगी वो आपको हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी, वहाँ जाके आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। और हमारी ये हैशटैग सुपर नोट सीरीज़ है, इजी टू रिवाइज। ठीक है, आप सबको पता ही है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यार, पहला क्वेश्चन आ जाता है हमारा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आ जाता है आज का। यहाँ पे बोला गया है कि आपने बताना है कि हमारी नेचुरल सैटेलाइट अर्थ की कौन सी है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। तो हमारी अर्थ प्लैनेट जो है, इसकी नेचुरल सैटेलाइट कौन सी है, बताओ। सबको पता है, आंसर है जी इसका मून। तो मून है जी हमारी नेचुरल सैटेलाइट। और थोड़ा सा अगर इसके बारे में हम देखें तो हम ये चीज़ बोलेंगे कि नेचुरल सैटेलाइट बोलते किसको है। नेचुरल सैटेलाइट बेसिकली क्या होती है, एक स्मॉल बॉडी होती है जो कि हमारी स्पेस में होती है, आसमान में होती है। और यही हमारी स्मॉल बॉडी जो है ये ऑर्बिट करती है किसके, लार्ज बॉडी के अराउंड, है ना। अगर हम बात करते हैं, ये सपोज करो एक आपकी लार्ज बॉडी है, इसी लार्ज बॉडी के ही अराउंड ये एक स्मॉल बॉडी जो है वो क्या करेगी, ये रोटेट कर रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि नेचुरल सैटेलाइट क्या होती है, छोटी सी बॉडी होती है स्पेस पे जो कि ऑर्बिट करती है अराउंड द लार्जर बॉडी। ठीक है, तो यहाँ से फिर हम क्या बात करेंगे, यहाँ से हम बात करेंगे मून जो है हमारा वो क्या है, एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का। ठीक है, तो ये हमने देख लिया मून क्या है जी, हमारा नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं। हु सेज डैट द अर्थ एंड द मून वाज ओरिजिनली अ सिंगल बॉडी। तो आपने बताना है कि किसने ये चीज़ बोली थी कि हमारा जो अर्थ है और जो मून है एक सिंगल बॉडी पहले किसी टाइम पीरियड पे हुआ करती थी, बट आज के टाइम पे आपको एक सिंगल बॉडी जो है वो देखने को नहीं मिलती। अब आपको देखने को मिलता है अर्थ एक सेपरेट देखने को मिलता है, मून एक सेपरेट देखने को मिलता है ना। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बताऊं तो सर जॉर्ज डार्विन जो थे, सर जॉर्ज डार्विन, इन्होंने 1838 में ये चीज़ सजेस्ट की थी कि पहले अर्थ और जो हमारी मून थी ये एक बिल्कुल सिंगल बॉडी हुआ करती थी। जैसे डंबल होता है ना, बिल्कुल डंबल की तरह ही आप इसको मान सकते हो, ऐसे बिल्कुल साथ में जुड़े हुए थे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये थोड़ा सा पिक्चर ड्रॉ की गई है। ये आ गया जी आपका मून, ये आ गया जी आपका अर्थ। तो बिल्कुल साथ में ही जुड़े हुए थे और बिल्कुल डंबल शेप टाइप का हमें देखने को मिलता था। बट बाद में क्या होता है, यही जो है ये इसमें ब्रेकेज होती है, टूटता है। ठीक है, टूटने के बाद जो हमें आज के टाइम पे अर्थ जैसे देखने को मिलती है सिंगल, और यहाँ पे आ गया आपका मून सेपरेट होता हुआ। तो अब ही हमें सेपरेट होता हुआ देखने को मिलता है, बट किसी टाइम पीरियड पे ये दोनों जो थे साथ जुड़े हुए थे, डंबल शेप में थे बिल्कुल। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो सिंगल रोटेटिंग बॉडी हुआ करती थी हमारी। बट अब जो है अर्थ सेपरेट हो चुका है और हम बात करेंगे मून जो है वो सेपरेट हो चुका है। ठीक है, तो सर जॉर्ज डार्विन ने यही सजेस्ट किया था कि इनिशियली अर्थ और मून जो थे वो क्या थे, एक सिंगल रोटेटिंग बॉडी हुआ करते थे, जो कि आज के टाइम पीरियड पे सेपरेट हो चुके हैं। ठीक है, तो सही आंसर क्या आ जाता है इसका, सर जॉर्ज डार्विन। तो इन्हीं के द्वारा बोला गया था अर्थ और मून जो है ओरिजिनली एक सिंगल बॉडी हुआ करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी बिग स्लैट किसको बोला जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। तो बिग स्लैट बोला जाता है जी मून को। ओके, तो मून को बोलते हैं जी बिग स्लैट। तो आपको चीज़ पता होगी कि मून की फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है। देखो क्या होता, मतलब कि पुराने टाइम पे अगर हम जाएं तो ऐसा, मतलब कि कई सारी किताबें जो है वो ये चीज़ बोलती हैं कि एक पहले एक ऑब्जेक्ट हुआ करता था। अब ये मानकर चलो मास का जितना साइज़ है उससे 3 गुना साइज़ इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का था। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, हमारे प्लेनेट अर्थ को जो है वो क्या किया, कोलाइड किया। ठीक है, कोलिजन हुई। जब ऑब्वियस ही बात है, ये हमारा आ गया ऑब्जेक्ट, ये आ गया जी अर्थ, तो इसने क्या किया, इसके साथ कोलाइड किया। तो कोलाइड करने के बाद हमें एक नया रिजल्ट देखने को मिलता है, हमें मून की फॉर्मेशन होती हुई देखने को मिलती है। वो कैसे होती कैसे नहीं, साइंटिफिक चीज़ों पे नहीं जाना, इतना हमारी डिटेल नहीं चाहिए एग्ज़ाम के लिए, इतना इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है। ठीक है, तो मून की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो यही हम बात करेंगे मून की फॉर्मेशन किसके कारण हुई है। ये एक जाइंट इम्पैक्ट हुआ, उसी जाइंट इम्पैक्ट को क्या बोलते हैं जी, बिग स्लैट बोलते हैं। जो क्या था कि किस टाइप का इम्पैक्ट था, वही हमने देखा। इस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, एक कोलिजन किया, हार्ड कोलिजन किया इसके साथ, अर्थ के साथ। फाइनली मून की फॉर्मेशन होती हुई देखने को मिली। ठीक है, तो इसको बोला जाता है जी बिग स्लैट बोला जाता है, इस पर्टिकुलर इंसिडेंस को। ठीक है, तो सही आंसर क्या है जी इसका, आपका मून। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है
आपने ये बताना है कि हमारे अर्थ का करंट स्ट्रक्चर किस हिसाब से रहता है, ठीक है। क्या हमें स्ट्रक्चर हमारे अर्थ में हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन क्या चीज़ जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपने ये बताना है। तो व्हाट कंट्रीब्यूटेड इन द करंट स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ओके, तो बताओ सही आंसर क्या होगा। मेजॉरिटी में बताना है कि मेजॉरिटी में कौन सी हमें कंसंट्रेशन देखने को मिलती है, बताओ। जैसे आपने ये देखा है, ये आपको लेयर्स पता होंगी, है ना। जैसे हमारी अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस के ऊपर आपको देखने को मिलता है ट्रोपोस्फेयर, ये स्ट्रेटोस्फेयर, ये मीजोस्फेयर, ये थर्मोस्फेयर, ये एक्सोस्फेयर, है ना। ये ट्रोपोस्फेयर जो है, यहाँ पे हमारा वेदर पैटर्न जो है वो सारा कुछ हमें देखने को मिलता है ना। ये अगर हम बात करते हैं जी स्ट्रेटोस्फेयर या जोन के लिए जानी जाती है ना। ये आप देख सकते हो यहाँ पे रॉकेट्स, ये मिटियोर्स, है ना। उसके बाद ये सब कुछ आप देख सकते हो ये आपका आ गया। हम बात करें सैटेलाइट्स वगैरह, है ना। तो ये सब कुछ हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, इतना ज़्यादा हमें नहीं पढ़ना यहाँ पे। बस हमें यही देखना है कि हमारे अर्थ जो है मेजॉरिटी में क्या चीज़ जो है वो देखने को मिलती है। सही आंसर है जी इसका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अगर हम बात करें कि अर्थ एटमॉस्फेयर में, आपको पता है नाइट्रोजन कितना है जी 78% है, ऑक्सीजन कितना है जी 21% है। तो 99% तो यहीं से ही हो गया अगर प्लस करते हैं। तो पीछे जो 1% की गैसेज बचती है ना, तो वो हमें जो है देखने को मिलती है जो रिमेनिंग बची। बट 99% आप ये मानकर चलो, ये हमारा मेजॉरिटी एटमॉस्फेयर जो हमारा ये दो गैसेज ही बनाती हैं। तो 1% जो हमारी गैसेज पीछे बची, वो हमारी देखने को मिलती है हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर्स में, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं वो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, जो कि आप यहाँ भी देखो। यहाँ पे हमें जो रिमेनिंग 1% है वो हमें यहाँ पे ही देखने को मिली। और साथ हम बात करेंगे कि ये जितनी भी आपने लेयर्स देखी, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इनका एक यूनिक फीचर सबका रहता है लेयर्स का। इनका अपना अपना कुछ टेम्परेचर है, अपना अपना कुछ प्रेशर है, ठीक है। वो क्या है क्या नहीं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे हम ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर क्या करता है जी, टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है, फिर टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, फिर डिक्रीज़ करता है। ये ऐसे अल्टरनेट जो है वो चलता ही रहता है, ठीक है। तो वो कैसे चलता है कैसे नहीं चलता, ये हमारा फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, ये वहाँ पे हम अच्छे। ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, व्हाट इज़ द गैस डेट कम आउट फ्रॉम द अर्थ इंटीरियर टू एटमॉस्फेयर। तो आपने वही बताना है कि कौन सी गैस है जो हमारे अर्थ सरफेस ये हो गया, अर्थ के अंदर से आएगी बाहर, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर गैस को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है जी हमारी डी गैसिंग, है ना। आपको पता है कि जब भी हमारा वॉल्केनिक इरप्शन होता है, मैं वॉल्केनिक इरप्शन की एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। देखो यार क्या होता है जैसे हमारी अर्थ सरफेस हो गया, यहाँ से आपको पता है मैग्मा जो है, ठीक है। मैग्मा आपको पता है स्थिनोस्फेयर हमारे नीचे होता है। ये जो स्थिनोस्फेयर होता है ये एक मैग्मा चैम्बर होता है ना, एक सोर्स होता है मैग्मा का। यहाँ से मैग्मा आया बाहर, ठीक है। मैग्मा क्या एक किस्म का बोल सकते हो कि एक आप लिक्विड है या फिर एक्वस एक सब्सटेंस बोल सकते हो, जो बेसिकली बाहर आएगा, ठीक है। थोड़ी विस्कोसिटी है, थोड़ा विस्कस होता है ना, घनापन थोड़ा बहुत होता है उसमें। और वो भी डिपेंड करता है, विस्कोसिटी भी डिपेंड करती है कि मैग्मा जो है वो कितनी डेप्थ से आ रहा है ना। अगर वो कम डेप्थ से होगा, ठीक है, अगर शैलो डेप्थ से होगा तो विस्कस ज़्यादा होता है और उसको हम एसिडिक मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। और वही अगर ज़्यादा डेप्थ से आए तो वो हमारा बेसिक बन जाता है। और बेसिक मैग्मा में आपको पता है ऊपर शीट्स बनती है, जैसे डेक्कन लावा प्लेट्यू देख लो, है ना, वो शीट्स बनाता है। और शीट्स कैसे बनाता है, क्योंकि जब नीचे से आपका मैग्मा आएगा ऊपर तक तो कहीं हद तक उसकी एनर्जी जो है वो लूज़ हो जाएगी, क्योंकि कहीं हद तक एनर्जी उसकी जो है वो क्या हो जाएगी, रिलीज़ हो जाएगी। वो कैसे, क्योंकि जनरली मैं आपको बताऊं, मैं आपको एग्जांपल एक जनरल बताता हूं। देखो, आपको अगर बोला जाए आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट से आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जो है वो, ठीक है, भागना है और इस पर्टिकुलर पॉइंट तक आपने रीच करना है। तो ऑब्वियसली यहाँ तक तो स्पीड आपकी अच्छी तेज़ होगी, है ना, एनर्जी होगी। बट आप यहाँ के थोड़ा बहुत आप में एनर्जी कम हो जाएगी, थक जाओगे, तो यहाँ और कम हो जाएगी, यहाँ पे और स्पीड आपकी कम हो जाएगी, यहाँ पहुँचते पहुँचते आपकी स्पीड बहुत ही कम हो जाएगी। यही मैं अगर बोलता हूँ आपको, यहाँ से आपने इस पर्टिकुलर पॉइंट तक जाना है तो आप तेज़ी से जाओगे, क्योंकि डिस्टेंस कम है और आप एनर्जी भी अच्छी है, और यहाँ तक से यहाँ तक जाने के लिए आप में एनर्जी पूरी होगी और आप तेज़ी से यहाँ पे पहुँच जाओगे बिना थके हुए, ठीक है। वैसे ही आप यहाँ पे मान के चलो मैग्मा में भी ऐसा ही सिस्टम होता है कि क्या होगा, अब ये अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस के नीचे से जब भी मैग्मा आता है, अगर ज़्यादा डेप्थ से आएगा तो ऑब्वियस ही बात है कि वो ऊपर आते आते उसकी कई हद तक एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। और बाहर जब भी वो इरप्ट करता है तो हम ये बोलेंगे कि वो शीट्स उसकी हमें देखने को मिलती है, जो कि डेक्कन लावा प्लेट्यू वाली साइड चले जाए, वहाँ पे शीट्स होती हैं ना, शीट्स होती, डेक्कन ट्रैप्स बनते हैं, है ना। तो जनरली ये हमें वहाँ पे देखने को मिलता ही है।
ओके। वही अगर मैं बात करता हूँ, अगर कम डेप्थ से मैग्मा आता है तो उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी तो और वो क्या करेगा, यहाँ पे हिट करेगा। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, ये ज़्यादा विस्कस होता है। ज़्यादा विस्कस होगा तो हम क्या बोलेंगे, ये मैग्मा जो है ये क्लिंज करेगा। ठीक है, क्लिंज क्या होता है, जब ये आपकी देखते हो कि ये आपकी पाइप होती आपकी एक हम बात करें कंड्यूट होता है ना, ये कंड्यूट से जब भी मैग्मा बाहर को आता है तो विस्कस ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे चिपकेगा, थोड़ा तो बाहर आ जाएगा, थोड़ा चिपक जाएगा। जो चिपकेगा बार बार ऐसे ही प्रोसेस होता जाएगा, ऊपर आता जाएगा और कुछ तो बाहर आता जाएगा, फिर चिपकता भी जाएगा। एक टाइम पे ब्लॉकेज हो गया है ना, ब्लॉकेज हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे मैग्मा बार बार जमा होता जाएगा, एक टाइम पे क्या होगा, इस यहाँ से बर्स्ट होगा। बर्स्ट होके अच्छा खासा हाइट पे ऊपर बाहर इरप्ट होता है और उससे हमें वॉल्केनिक पीक्स बनती हुई देखने को मिलती है। और वो हमारी कौन बनाती है, हमारी एसिडिक मैग्मा बनाती है। और हमारी जो बसाल्ट, ये जो हमारा हम बात करें कि हमारा जो लो लेवल से आता है, लो डेप्थ से आता है हमारा मैग्मा, वो क्या बनाता है, वो हमारी शीट्स बनाता है। ठीक है, जैसे ही आप बोल सकते हो कि डेक्कन लावा प्लेटी वाली साइड आप चले जाओ। ओके, तो ये थी कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। बट यहाँ पे वही चीज़ बोली गई है कि कभी भी कोई चीज़ बाहर से आती है तो यहाँ पे आपको गैस बाहर पर रिलीज होती देखने को मिलती है। वो कैसे, अगर मैं मैग्मा की ही बात करता हूँ, मैग्मा जब भी वो इंटीरियर ऑफ द अर्थ से आता है तो हम ये बोलेंगे कि अपने साथ वो क्या लेकर आता है, गैसियस वेपर्स लाएगा, है ना। फिर हम बात करते हैं कुछ इसमें पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स भी होते हैं, है ना। कुछ हम बात करते हैं मिनरल्स वगैरह, ये सारी चीज़ों को जो है वो इकट्ठा करके जो है वो लेकर आता है ना। तो गैसियस सबसे क्या होता है, एक आपका बिल्कुल लाइट होती है। तो जैसे बाहर इरप्शन होगी, बाकी जो मटेरियल जो साथ कैरी करके लाया था वो तो यहाँ पे डिपोजिशन होना शुरू हो जाएंगे वॉल्केनो में। बट हम बात करते हैं जो हमारी जो भी गैसेस लेकर आता है वो लाइट वेट के कारण वो क्या कर जाती है, रिलीज़ कर जाती है। तो उसी गैस को हम क्या बोलते हैं, डी गैसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो हम ये यहाँ पे यही चीज़ बोलेंगे, कौन सी गैस होती है, डेट कम आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो हम फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द इंटीरियर टू द एटमॉस्फेयर, तो ये इंटीरियर ऑफ द अर्थ से हमारी कौन सी गैस आती है और एटमॉस्फेयर में ऐड होती है, वो होती है जिसको हम बोलते हैं डी गैसिंग बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ समझाई हुई है, आप देख सकते हो। डी गैसिंग को ही हम डी गैसिफिकेशन भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है जी, जो हमारी डिजॉल्व्ड गैस होती है हमारी, जो कि एक्वस सोल्यूशन होगा हमारा, यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है, या फिर आप कोई भी एक्वस सोल्यूशन ले लो, जैसे कि हम बात करते हैं मैग्मा को ही आप ले लो, है ना। तो ये हमारा सेमी मोल्टन होता है। तो हम बात करें एक्वस सोल्यूशन, अगर हम मैग्मा को ही मानते हैं, इसी में डिजॉल्व गैस होती है। तो गैस जो होती है वो लाइट वेट होती है, जैसे बाहर आएगा तो ये क्या कर जाएगी, रिलीज़ कर जाएगी, उसी को डी गैसिंग बोलेंगे या डी गैसिफिकेशन बोलेंगे। और भी कई सारे मेथड्स होते हैं डी गैसिंग के, बट मोस्ट पॉपुलर हम बात करें वो वॉल्केनिज्म में ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, जो है यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है। ये हमारे अर्थ में जो है वो कब अपेयर हुआ था, ठीक है, कितने साल पहले अपेयर हुआ था, आप लोगों ने ये चीज़ बतानी है। तो यहाँ पे वही चीज़ हम बोलेंगे, ये ब्लू ग्रीन एल्गी जो है सबसे पहले जो है हमारे यहाँ पे अपेयर हुआ था 2500 टू 3800 मिलियन ईयर्स अगो पहले। ठीक है, तो आज से आप 2500 टू 3800 पहले चले जाओ, मिलियन ईयर्स पहले चले जाओ, तब ये हमें सबसे पहले ये अपेयर होता हुआ हमें ये देखने को मिला था। अब ब्लू ग्रीन एल्गी को ही हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये हमें अर्थ में जो है वो देखने को मिला था आज से पर्टिकुलर, अगर मैं बात करूँ तो 3500 मिलियन ईयर्स अगो। तो 3500 बीच में इसकी आ जाता है ना। तो बेसिकली क्या था, हमें कुछ फॉसिल्स वगैरह जो है वो देखने को मिलते हैं, कहाँ से, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया से। वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के कुछ रॉक से हमें इसके फॉसिल्स देखने को मिलते हैं। तो हम ये बोलेंगे कि साइनोबैक्टीरिया जो होता है इसका ओरिजिन कितनी देर पहले होता है, 3500 मिलियन ईयर्स अगो पहले होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट रेप्टाइल जो हमें अर्थ में देखने को मिलता है, तो वो कब हमें देखने को मिलता है, कितने साल पहले देखने को मिलता है। तो पहला रेप्टाइल आपने बताना है। तो वो पहला रेप्टाइल आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो। तो ये 286 से 360 मिलियन ईयर्स अगो। तो सही ऑप्शन क्या आता है आपका, ऑप्शन डी। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो रेप्टाइल अपेयर हुआ था हमारे अर्थ सरफेस के ऊपर, वो लेट कार्बोनिफेरस पीरियड में जो है वो देखने को मिला था, है ना। इसके एविडेंस हमें देखने को मिले थे। और उस पहले रेप्टाइल का नाम क्या, जो हमारे अर्थ में पेयर हुआ था, उसका नाम आप देख सकते हो, हाइलोनमस। ठीक है, तो यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो, थोड़ा छिपकली की तरह है। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख सकते हो। ओके, तो हम ये बोलेंगे कि ये कितनी देर पहले जो है ओरिजिन हुआ था इसका, 310 मिलियन ईयर्स अगो। ओके, या फिर हम -310 मिलियन ईयर्स भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा जी। फिर हम बात करते हैं हाइलोनमस की। हम बात करें तो एक स्वैम्पी एरिया, मार्शी एरिया जो होता है वहाँ पे रहता है, जहाँ पे डैम्पनेस थोड़ी बहुत ही बनी रहती है, थोड़ा बहुत गीलापन जो है वो बना रहता है। और 20 टू 30 सेंटीमीटर इसकी जो है वो लेंथ रहेगी, या फिर आप बात करो कि 8 टू 12 इंचज़ इसकी जो है वो लेंथ रहती है। उसकी डाइट क्या रहती है, इंसेक्ट्स को खाता है, स्मॉल इन्वर्टिब्रेट्स वगैरह जो है ये चीज़ों को जो है ये खाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी जो है किसके द्वारा दी गई थी। तो हम बोलेंगे जॉर्ज लैमेटेर। तो ये आप नाम थोड़ा टिपिकल अपने हिसाब से इसको पढ़ सकते हो। तो जॉर्ज लैमेटेर जो है, इनके द्वारा ये बिग बैंग थ्योरी दी गई थी। बिग बैंग थ्योरी बोलती क्या है, मैंने आपको पहले भी बताया
कि बिग बैंग थ्योरी की अगर हम बात करें तो यही चीज़ बोला कि हमारा जो यूनिवर्स की एक्सपेंशन देखने को मिली थी, यूनिवर्स कैसे हमारा बनता है, वही एक्सप्लोजन होता है जी हमारा सिंगल पार्टिकल डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में। और वही हम बात करें, जैसे हम बात करें, ये देखो जी आपका क्लाउड आ गया जो डस्ट और स्मोक का है ना। तो ये इतनी ग्रेविटेशन पुल इसमें होता है, ग्रेविटेशन पुल होता है, ये आपस में ही जो है वो बाइंडिंग अच्छी खासी इनकी होती है, डस्ट की, स्मोक की, जो भी पार्टिकल्स अंदर हैं, ठीक है। बट क्या होता है, इसका साइज़ जो है वो टाइम टू टाइम जो है बड़ा होता जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, टाइम टू टाइम जो है ये क्लाउड का साइज़ जो है बड़ा होता जा रहा है। तो क्या होगा, ग्रेविटेशन पुल जो है वो थोड़ा वीक हो जाता है, क्लाउड बड़ा होता जा रहा है, फिर क्या होगा, बर्स्ट करेगा। और बर्स्ट करेगा वो हम बात करते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन, उसी को बोलते हैं। और सुपरनोवा एक्सप्लोजन से क्या होता है, जो भी अंदर इसकी था मटेरियल, वो क्या होगा, वो स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा, है ना। एक चीज़ यहाँ चल जाएगी, एक चीज़ यहाँ चल जाएगी, एक चीज़ यहाँ चल जाएगी, एक चीज़ यहाँ चल जाएगी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी बताई थी, अगर आप कप भी लेते हो, आप टी कप को अगर नीचे फेंकते हो पहले, तो बिल्कुल आपको पूरा कंप्लीट देखने को मिल रहा है। जब वो टूटेगा, एक पार्ट यहाँ गिर जाएगा, एक पार्ट यहाँ गिर जाएगा, एक पार्ट यहाँ गिर जाएगा। वैसे ही आप मानकर चलो, क्लाउड जैसा बड़ा होता गया, बर्स्ट हुआ, बर्स्ट होने को ही सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोलते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, यूनिवर्स हमारा जो है वो क्रिएट हो जाएगा। जैसे हम बात करते हैं कि कोई हमें यहाँ पे रॉकी पार्ट देखने को मिलता है, कुछ यहाँ पे प्लैनेट चला गया, कोई यहाँ सन चला गया, है ना। तो सारा जो है बिखर गया पूरा, तो यूनिवर्स हमारा जो है वो क्रिएट होता हुआ हमें देखने को मिलता है ड्यू टू द सुपरनोवा एक्सप्लोजन। तो ये बेसिकली बिग बैंग थ्योरी के द्वारा भी जो है ये एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो यूनिवर्स की क्रिएशन के बारे में जो है उसने बेस्ट, एक हम बात करें सुपरनोवा एक्सप्लोजन को जो है वो पीछे बताया है कि यूनिवर्स की एक्सपेंशन अगर हुई है तो बेसिकली एक्सपेंशन के किसके कारण हुई, एक्सप्लोजन हुआ था सिंगल पार्टिकल का एक डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम में, और उससे क्या होता है, हमारा यूनिवर्स की क्रिएशन हो जाती है। ऐसा कहना है किसका, बिग बैंग थ्योरी का। ओके, तो बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, वो आप नाम यहाँ पे देख सकते हो, दैट थ्योरी गिवन बाय जॉर्ज लैमेटेर, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो, जैसे पिक्चर में भी आप देखो, ये देखो सिंगल पार्टिकल एक्सपैंड होता गया, फिर आके बर्स्ट हुआ, एक्सप्लोजन हुआ, उसी एक्सप्लोजन को क्या बोला, सुपरनोवा एक्सप्लोजन, और इसने पूरा यूनिवर्स को जो है वो क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो ये था जी, हमने देख लिए पूरे इंपॉर्टेंट जो भी थे हमारे एवोल्यूशन ऑफ अर्थ के बारे में, और हमने ज़्यादा ही इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर ली है इसके बारे में, सफिशिएंट है इतना। और एक चीज़ और, इसकी पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम में जाके हमें ज्वाइन कर लो, ठीक है। तो चलो इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।